कहानी का शीर्षक है न मायके की न ससुराल की। पापा आपका फ़ोन है। कौन है बेटी? राधे श्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। वो लवली दी का फ़ोन आया है। हाँ लवली बेटा, आज तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ओफो पापा, आप जानती ही हो ना कि जॉब के कारण व्यस्त रहती हूँ। क्या करूँ, घर बाहर दोनों ही संभालना है और विवेक भी मेरे घर में मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, ऐसे में क्या फ़ोन करूँ आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए, बेटी को कौन पूछता है? बहू के आगे कभी मेरी भी सुन लिया करे आप। अपनी बेटी की बात को सुन दंग रह गए। राधे श्याम जी लवली के रग रग से वाकिफ थे। स्वार्थपरता भरी पड़ी है लवली में। हमेशा से ही लवली अपनी छोटी भाभी को जली कटी सुनाती और जलील करती। कहते हैं कि घर में स्त्री न हो तो घर भूत का डेरा लगता है। राधे श्याम जी की पत्नी रीना असमय ही अकाल मृत्यु की शिकार हो गई थी। लवली की शादी भी अकेले ही राधे श्याम जी ने की और बेटा राज की शादी भी। अब बताओ भी किस लिए अपने पापा को फ़ोन की हो? दरअसल नवीन को अमेरिका जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। 40 लाख कम पड़ रहे हैं, बाकी 60 का इंतज़ाम कर लिया है हमने। पापा आप 40 की व्यवस्था कर दीजिए ना। फ़ोन पर लवली प्रेम से विनती स्वर में बोल रही और बेटी के विनय युक्त लहजे से चालाकी की बू आ रही। फिर भी बोले, ठीक है, कोशिश करता हूँ अपने नाती के लिए, लेकिन जवाई बाबू को आसानी से लोन मिल सकता है, इसलिए उन्हें बोलो कि वो कल हमसे मिलने आ जाए। पर पापा आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोते का भी हक है और अभी पोती की शादी भी करनी है। जानती हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट में नौकरी करता है, बेचारा सब कुछ तो देख रहा है, मेरी दवाई, बिजली बिल, पर्व त्योहार का खर्च भी देखता है, लेकिन आपका पेंशन भी तो उसका परिवार ही ना खा रहा है। मेरी शादी के 2 साल तक 30 त्योहार में साड़ी व मिठाई भेजा गया, उसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा आपने तो पराया कर दिया ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो। बहुत बोल चुकी, कल आओ दामाद जी के साथ, बाकी बात करते हैं। झल्ला कर फ़ोन राधे श्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो गई। हे भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं? हम ही जानते हैं। घर भी बहुत ही पुराना हो चुका था। लवली दी के शादी के बाद से मरम्मत व पेंट पोछारा भी नहीं हो पाया था और दामिनी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल लवली दीदी कलह करने आएगी और पापा को दुखी करेगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करें। दोपहर को ही लवली विवेक आ धमके हैं। शरबत पानी पीने के पश्चात खाने पीने का दौर चला है। उसके बाद लवली अपने रंग में आ गई। पापा क्या सोचे आप? 40 लाख का इंतज़ाम कैसे करेंगे? लवली के सवाल पर विवेक भी अपने ससुर की ओर ताकने लगे हैं। देख बेटा, तू अपने मायके की स्थिति से वाकिफ़ ही हो और तुम्हारी 3 भतीजियाँ हैं जिनकी शादी करनी है, इसलिए बैंक में रखे पैसों को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। ऐसा है ना बेटा कि तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में है, तो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है और ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि बैंक में विवेक जी काम करते हैं। पापा का कहा सुन लवली तमक गई है। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है ना पापा कि मैं भी इस घर की दावेदार हूँ और आप 2 कट्टा ज़मीन पर बने घर को 2 बराबर बराबर हिस्सों में अलग कर दीजिए या फिर 1 कट्टा ज़मीन का पैसा दे दीजिए। लवली की बात सुनकर पापा माथा पकड़कर बैठ गए। दामिनी को लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। ससुर ही परिवार के कर्ता धर्ता है। लवली दी को मान सम्मान देना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने के जैसा है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं। वही हाल लवली का है। शातिरपना और लालचीपना के आचरण को ओढ़े। दीदी आपका हिस्सा भी ज़रूर मिलेगा जब आप अपनी ननद से
संबंध ठीक कर लीजिएगा। आपकी ननंद रिंकी भी इसी शहर में यही पड़ोस में रहती है ना? आपने उसके साथ क्या किया है? ना कभी उसे फ़ोन करती है आप, ना उसे अपने मायके आने देती है, और विवेक जीजू से बहन को मिलने नहीं देती है, बल्कि रिंकी के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती है। कहती है कि आपकी बहन ही राखी नहीं भेजती। आपके कारस्तान की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहती कि वो अपने मायके आए ताकि वो अपने बेटी होने की दावेदारी ना जतलाए, है ना लवली दी? दामिनी के तंज भरी बातों से लवली का चेहरा फक पड़ गया। काटो तो खून नहीं, अब तो सारी कारगुजारी पति और पापा के समक्ष आ गई थी। चुप हो जा तू, लवली बोली। दीदी, आप चाहती है ना कि हम सब खुश रहें, तो सबसे पहले अपनी ननंद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भैया के लिए तड़पती है। जहाँ तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, ना अवहेलना की है। फिर दीदी इतना जहर क्यों? आप तो संपन्न हैं, हम लोग से अधिक हैसियत है आपकी, फिर भी दीदी आप। कहते कहते दामिनी फपक कर रो पड़ी। राधेश्याम जी अपनी बहू की समझदारी से गदगद हो गए। एक मेरा खून है जो ना समझ है, और बहू तो मेरा खून ना होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। कितना भाग्यवान हूँ, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली है। सोचते हुए राधेश्याम जी की आंखें डबडबा गई है। विवेक खड़े हो जाते हैं। जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने, आना है तो आ जाना, नहीं तो ऑटो से घर लौट जाना। माफ़ी चाहता हूँ पापा, आपकी अपनी बेटी ना मायके की है ना ससुराल की है। आज तक मेरी आंखों में इसने झूठ फरेब का पर्दा डाले हुए था, आज सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कहते हुए विवेक अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़ दिए हैं।